हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहेगा इतिहास का और इसमें हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यू। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन और ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये सेशन किस एग्ज़ाम के लिए रहेगा? तो ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, इस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की थी? पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? सही आंसर हो जाएगा जय सिंह प्रथम ने संधि की थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को हुई थी। मराठा और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें मुगलों की तरफ से कौन थे? जय सिंह प्रथम थे। इसके बाद क्या होता है? शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े थे। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा था? हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा था? सही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष भारत से बाहर रहना पड़ा था हुमायूं को। यदि आपसे पूछ ले कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है और हारने के बाद भारत से निर्वासित हो जाता है। और कब आता है? 1555 में आता है और यहाँ उसने सूर्य वंश को खत्म करके दोबारा मुगल शासन की स्थापना करता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, कौन सा मिलान सही नहीं है? बाज बहादुर मालवा सही मिलान है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, ये सही मिलान है। यूसुफ आदिल शाह, ये गलत है, क्योंकि यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे, ये भी मिलान सही है। तो यहाँ पर गलत मिलान कौन है? ऑप्शन सी, यूसुफ आदिल शाह और अहमदनगर गलत मिलान है। यूसुफ आदिल शाह यदि आपसे पूछ ले किस वंश के थे? आदिल शाही वंश के थे और ये बीजापुर के संस्थापक थे, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल है, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था? मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? अली गौहर। अगला सवाल, पांचवा सवाल कहता है कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का सिक्का जारी किया गया था। यह सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी का था। किसका था? चांदी का। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। और ये दोनों सिक्के अरबी सिक्के थे और चांदी का सिक्का कितना ग्राम का था? 175 ग्राम का था, यानी टंका 175 ग्राम का था, ठीक है? अगला सवाल, छठा सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरून निम्नलिखित में से किसके अधीन था? मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरून निम्नलिखित में किसके अधीन था? सही आंसर हो जाएगा जय सिंह के अधीन था। जय सिंह के अधीन था।
मोहम्मद बिन कासिम जब नीरून की ओर बढ़ता है यानी कूच करता है, तब वहाँ का शासक कौन होता है? जय सिंह होता है। और यह किसका पुत्र था? राजा दाहिर का पुत्र था। जैसे ही अरबों ने आक्रमण किया, जय सिंह किले को एक पुजारी को सौंप कर भाग गया। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने उत्तरी भारत में तुर्की शासन की नींव रखी? तराइन की लड़ाई, चंदावर की लड़ाई। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तराइन की लड़ाई और चंदावर की लड़ाई। इन दो युद्धों ने तुर्की शासन की नींव भारत में रखी थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज राज चौहान के बीच दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन के प्रथम लड़ाई जो कि 1191 में हुआ था, किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में यानी 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, और मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को हराया था। ठीक है, और इन दोनों युद्धों से भारत में तुर्की शासन की नींव रखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में नवरोज की शुरुआत की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में नवरोज की शुरुआत की थी? सही आंसर हो जाएगा बलबन ने शुरुआत की थी। बलबन ईरानी राजाओं के आदर्शों और उसकी परंपराओं का पालन किया था और उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में लागू भी किया था। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा चलाई थी। इसमें क्या होता था? प्रजा झुककर राजा के पैर चूमता था। और बलबन ने नौरोज त्यौहार को मनाने का निर्णय लिया था, और एक ऐसा त्यौहार था, पारसी त्यौहार था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया था? दोस्तों, ये सवाल ऐसा है जो परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया था। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ता में विभाजित किया था, और इसमें क्या होता था? वेतन के बदले भूमि का आवंटन किया जाता था। ठीक है, नगद वेतन न देकर क्या किया जाता था? भूमि को ही आवंटित कर दिया जाता था। प्रत्येक इक्तेदारों को इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखनी होती थी और राजस्व वसूल करना पड़ता था, और खुद के वेतन और खर्चों में कटौती के बाद जो राशि बचती थी उस अधिशेष राशि को कोष में जमा कराना पड़ता था। ठीक है, राजा की कोष में जमा कराना पड़ता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सक्षम सैयद शासक था? सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां। यदि आपसे पूछ ले कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी, 1414 में की थी, और उसे सबसे सक्षम सैयद शासक माना जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन क्या कर सका? ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? एकमात्र
राज्य कौन सा है जिसने पूरे सल्तनत काल में एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा था? एकमात्र राज्य कौन सा है जिसने पूरे सल्तनत काल में एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखा था? और राज्य कौन सा था? उड़ीसा था। दिल्ली सल्तनत द्वारा दक्षिण की हार दक्कन में बहमनी साम्राज्य की शुरुआत के साथ हुई थी और अगली आधी शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया था, जिससे खानदेश, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर आदि स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी थी। लेकिन पूरे सल्तनत काल में एक ऐसा राज्य था जो अपने को स्वतंत्र घोषित कर रखा था, और राज्य उड़ीसा था। 13वां सवाल कर लेते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह को दिल्ली सल्तनत के बाद किस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्वतंत्र मुस्लिम शासक माना जाता था? अलाउद्दीन हुसैन शाह को दिल्ली सल्तनत के बाद किस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्वतंत्र मुस्लिम शासक माना जाता था? सही आंसर हो जाएगा बंगाल का स्वतंत्र मुस्लिम शासक माना जाता था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कब से कब तक शासन किया? 1493 से 1519 तक शासन किया। इसे बंगाल का सबसे बड़ा स्वतंत्र मुस्लिम शासक माना जाता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान चैतन्य प्रभु ने बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद का प्रचार किया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाली साहित्य के संरक्षक थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह खुद एक विद्वान व्यक्ति था और उसने बंगाली भाषा को संरक्षण दिया था। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों प्रजा को समान रूप से महत्व दिया था और उनका दिल जीत लिया था। हिंदुओं ने उन्हें कृष्ण, निरिपति, तिलक और जगत भूषण यानी ब्रह्मांड का अलंकरण के अवतार के रूप में सम्मानित किया था। नेक्स्ट सवाल। नगद में भूराजस्व एकत्र करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? नगद में भूराजस्व एकत्र करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी भूराजस्व का निर्धारण नगद में करने वाला प्रथम शासक था और वह पूरी जमीन की नाप करवाता था और फिर राज्य का हिस्सा तय करता था। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के वेतन में भी वृद्धि की। किस लिए की? ताकि उनकी रिश्वत लेने या राज्य को धोखा देने की जरूरत ना पड़े। अगला सवाल। किस वर्ष इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में यालदास को हराया था? दोस्तों याद रखिएगा, तराइन के कितने युद्ध हुए थे? महत्वपूर्ण युद्ध 2 हैं। प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस वर्ष इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में यालदास को हराया था? सही आंसर हो जाएगा 1215 ईस्वी में। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में यालदास को हराया था। 1217 में उन्होंने कुबाचा को पंजाब से भी भगा दिया और अपने शासनकाल के पहले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों से अपना सिंहासन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। सोलहवां सवाल है, सल्तनत काल में प्रांतों के राज्यपालों को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में प्रांतों के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा मुक्ति या वली कहा जाता था। सल्तनत काल में प्रांतों के राज्यपालों को मुक्ति या वली कहा जाता था। मुक्तियों का कार्य क्या था? कानून व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व एकत्र करना। निम्नलिखित में से किस शासक ने विद्यानगर के एक नए शहर की स्थापना की थी? विजयनगर। विजयनगर। निम्नलिखित में किस शासक ने विजयनगर के एक नए शहर की स्थापना की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का राय प्रथम, देवराय प्रथम। दिए गए कूट से विकल्प का चयन करना है और आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी हरिहर और बुक्का राय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। संगम वंश की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी?
1336 में हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उनका शासन कब से कब तक रहा? 1336 से 1377 तक रहा। तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिणी तट पर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे जीत का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल 18वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान निर्यात की मुख्य वस्तुओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? कपास, तांबा, लोहा। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको आंसर करना है। केवल 1 2 2 3 1 और 3, डी 1 2 3। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कपास और लोहा का निर्यात यहाँ से किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। यह व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र था। निर्यात की मुख्य वस्तुएं सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, चावल, लोहा, नमक और चीनी थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुगल भारत का पहला कठपुतली शासक था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जहांदार शाह था। मुगल सम्राट जहांदार शाह मुगल भारत में एक कठपुतली शासक थे। वह एक शक्तिशाली वजीर जुल्फिकार खान के समर्थन के कारण सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में चाचर भूमि कौन सी थी? वह भूमि जिस पर कभी खेती नहीं की जाती थी, साल में एक बार खेती की जाने वाली, 3-4 साल में एक बार खेती की जाने वाली, कई वर्षों में खेती की जाने वाली। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3-4 साल में एक बार खेती की जाने वाली भूमि को चाचर भूमि कहा जाता था। अकबर के समय में भूमि की 4 श्रेणियाँ थीं। पोलाज की खेती हर साल की जाती थी। दूसरी भूमि प्रति भूमि होती थी, जिसमें 2 साल में एक बार खेती की जाती थी। चाचर भूमि में 3 या 4 साल में एक बार खेती की जाती थी और बंजर भूमि पर 5 या उससे अधिक वर्षों में एक बार खेती की जाती थी। अगला सवाल, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने करवाया था। बादशाही मस्जिद कहाँ पर है? लाहौर में है। यह किस पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यदि आपसे पूछ ले कि औरंगजेब कौन सा मुगल साम्राज्य था? 6ठा मुगल साम्राज्य था और इन्हें 1671 से 1673 के बीच इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। निर्माण के समय यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी और यह पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। चौथ को भू राजस्व के किस भाग पर नियत किया जाता था? आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि मराठा साम्राज्य में चौथ वसूला जाता था। चौथ को भू राजस्व के किस भाग में नियत किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व का 1/4 भाग नियत किया जाता था। चौथ भू राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था और यह किस लिए लिया जाता था? मराठा आक्रमणों से बचने के लिए मराठा को भुगतान किया जाता था। सरदेशमुखी ये भी एक टैक्स है, मराठा साम्राज्य का टैक्स है और यह कितना लिया जाता था? 10% लिया जाता था। नेक्स्ट सवाल, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी ने कब से कब तक शासन किया? 1550 से 1599 तक शासन किया। एक भारतीय शासक थी और योद्धा थी। उसने 1580-90 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के अल्पमत के दौरान बीजापुर के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था और 1595 से 1600 के बीच अपने भतीजे बहादुर शाह के अल्पमत के दौरान अहमदनगर सल्तनत के प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का सेनापति था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का सेनापति कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाऊ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है?
1761 में होती है। मराठे और अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के बीच होती है। इसमें मराठे का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाव ने किया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? अकबर के दरबार में रहने वाले संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे यानी तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में से एक रत्न थे। इसे भारत के सबसे महान संगीतकारों में गिना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन की उपाधि किसने दी थी? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई थी। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। और तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ दरबारी के रूप में भी काम किया था और वे यहाँ कवि थे। दोस्तों, इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।